डायरेक्ट सेलर से ज्यादा कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करने वाली और कोई बिजनेस नहीं है, और कोई बिजनेस नहीं है जो डायरेक्ट सेलर, क्योंकि इसमें एक है हियरिंग, मतलब आप सुनिएगा कंज्यूमर की बात सुनने के लिए। आप तो कंज्यूमर के पास जाते हो तो आप सबसे पहले हाजिर हो कंज्यूमर की बात सुनने को, है ना? और अगर जो लोग इनडायरेक्ट रिटेल करते हैं तो दुकानदार तो कहता है नहीं मुझे नहीं पता किसने बनाया, मुझे नहीं पता, मैं कंपनी को वापस भेज दूंगा, आप नहीं जाओगे, पैसा तब ले जाना जब मुझे पैसा मिलेगा। आप ऐसा नहीं करते हो। तो हियरिंग का आपका और अवेयरनेस का, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है, अवेयर करना, आपसे ज्यादा कौन जानता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग तो बिल्कुल मार्केटिंग का, रिटेल मार्केटिंग का सबसे बड़ा हुनर है, और ये हुनर सबको नहीं आता। आपके साथ जो लोग सोचते हैं कि हम रातों रात पैसा बनाएंगे और वो मेहनत करना नहीं जानते हैं, वो रिलेशनशिप बनाना नहीं जानते हैं, वो दूसरे दिन भाग जाते हैं और आपके सबसे बड़े बैड एम्बेसडर बनते हैं। तो उन लोगों से सावधान रहिएगा। और अगर कोई ऐसा साथी आपके साथ आ रहा है, उसको आता है, तो उसको पहले से ही बता दीजिएगा कि ये बहुत कठिन व्यापार है। ये संपर्क बनाना, रिश्ता बनाना, आप लोगों को तो पता ही है, जो मियां बीवी है उनको पता है कि रिश्ता बनाना और उसको सस्टेन रखना कितना कठिन होता है? तो आपकी बीवी तो यहाँ पर, या स्पाउस जो है यहाँ पर कंज्यूमर है, डायरेक्ट सेलर का स्पाउस कौन है? कंज्यूमर है। तो उसके साथ रिश्ता हमेशा बनाए रखना है, और उसके लिए जो पंच तत्व हैं, और हमारे पंच के 50 हो जाएंगे। हमारे देश में अभी 40-50 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, नहीं थोड़ा ऊंचा नीचा होगा जैसे और बिजनेसेस में होता है, थोड़ा ऊंचा। ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में सर्वगुण संपन्न होगा, ऐसा नहीं है नहीं, क्योंकि और भी बिजनेसेस है उनमें भी थोड़ा थोड़ा खोट निकल जाता है, थोड़ा होता है, उसको बैलेंस करके ठीक किया जाता है, और इसके लिए गाइडलाइन भी बन गई है। और अब तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, 2019 के एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन दी गई है। तो जो आप लोगों को जो डर लगता था वो प्राइस शिफ्ट वाले एक्ट से, वो बहुत गंदा एक्ट है, और उससे आप लोग एडमिनिस्टर हो रहे थे, बहुत खराब बात है। और अभी भी सावधान रहिएगा, उस एक्ट को कोई भी अगर आपके साथ जिक्र करेगा, यही सबसे बड़ी समस्या थी। इसीलिए हमने 2016 में सोचा कि हमसे उससे दूर करने के लिए आपको गाइडलाइन जरूर दे दी जाए। वैसे मैं बहुत नाराज था, मैं तो इन लोगों से कह रहा था कि आपको क्यों चाहिए गाइडलाइन, सब तो गाइडलाइन से भागते हैं, सब तो रेगुलेशन से भागते हैं, कोई तो मानता नहीं है। और हमारे देश में तो इतने कानून हैं, सब अगर मानने लग जाए तो अभी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात डागर साहब कर रहे थे, है ना, फंडामेंटल राइट्स की ड्यूटीज तो हम जानते ही नहीं है। तो आज आप घर जाके फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़िएगा, क्योंकि हर नागरिक के जितने राइट्स है उतनी ड्यूटीज है, जबकि वो इन्फोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज वॉलंटरी हैं, तो फिर भी हमें जरूर मानना पड़ेगा। तो जैसे आज आप एचसी के जब मेंबर बन गए हो तो आपका दायित्व तो और बढ़ गया, मानते हैं? है ना? और विपिन जी ने तो आपसे बिल्कुल शपथ भी दिलवा दी कि भाई, है ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि वर्ल्ड फेडरेशन के मेंबर बनने के लिए आप जरूर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी